तो कम्युनिकेशन के एमसीक्यू कंटिन्यू करते हैं 106 से। यहाँ पे बात कर रहा है कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और पल्स विद मॉड्यूलेशन अलग अलग है। विच ऑफ द कम्युनिकेशंस आर नॉट डिजिटल, तो कम्युनिकेशन स्कीम डिजिटल नहीं है, तो यहाँ पे केवल पल्स कोड मॉड्यूलेशन ही डिजिटल है। बाकी आपका जो ये पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये तीनों के तीनों आपके एनालॉग टाइप के आपके मॉड्यूलेटिंग स्कीम्स हैं। मतलब इनको यूज देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन अलग चीज़ है, डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं वो अलग चीज़ है, बट किस तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं वो ये एनालॉग टाइप का मॉड्यूलेशन है। मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर भी एनालॉग टाइप का मॉड्यूलेशन होता है। तो यहाँ पे आपका पीसीएम तो हो गया डिजिटल, तो इन्होंने कहा है कि नहीं है, तो आपका 1 and 3 आंसर हो जाएगा कि ये 1 and 3 आपका किस तरीके का एनालॉग टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब मॉड्यूलेशन टेक्निक है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि ना पीसीएम सिस्टम इफ वी इंक्रीज द क्वांटाइजेशन लेवल्स फ्रॉम 2 to 8। देखो यहाँ पे सीधे से आपको ये देखना है कि 2 की पावर 1 से आपने 2 की पावर 3 में किया है, ठीक है, हर चीज़ को 2 की पावर में देखना है, तो ये 3 आ गया, तो इसका मतलब 1 से 3 किया। तो हाउ डू द रिलेटिव बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स वेरी, तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, ट्रिपल 3 गुना बढ़ जाएगी। देखो वही चीज़ है कि बैंडविड्थ क्या है, n = आपका B2/B1 और log 8/2 और log 2/2, तो ये आपका 2 की पावर 3, तो ये 3 बाहर आ गया, बाकी ये तो कट गया एक दूसरे से, n = 3 आ गया, तो 3 गुना आ गया, और ये यहाँ वही करके दिखाया है। ओके, फिर बात आती है कि द बैंडविड्थ ऑफ n बिट बाइनरी कोडेड पीसीएम सिग्नल फॉर ओरिजिनल सिग्नल बैंडविड्थ b, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल बैंडविड्थ आपकी b हर्ट्ज है, तो n बिट की बाइनरी कोडेड पीसीएम की अगर बात करें तो आपका n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि n बिट, तो ओरिजिनल बैंडविड्थ जो थी अगर उसको n बिट बाइनरी कोडेड पीसीएम से उसको कर दिया कोड, तो n टाइम्स वो बढ़ जाएगी, तो n बिट रेट आपका क्या हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो बैंडविड्थ की बात हो गई कि बैंडविड्थ आपका n × b आ गई, जो b ओरिजिनल बैंडविड्थ थी। एक आती है बात बिट रेट की, बिट रेट आपका nb × fs, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे nb, नंबर ऑफ बिट इंटू फ्रिक्वेंसी आपका मल्टीप्लाई से हमको क्या दे देगा, बिट रेट दे देगा। उसके बाद आता है कि इफ इन अ बैंड लिमिटेड चैनल हायर बिट रेट कैन बी ट्रांसमिटेड विद, तो बैंड लिमिटेड चैनल की अगर बात करें तो उसमें हायर बिट रेट हम किस से ट्रांसमिट कर सकते हैं, QPSK से हम हायर बिट रेट को मान सकते हैं, ठीक है। QPSK जो टेक्निक है उससे हमारा जो बिट रेट है हम कह सकते हैं कि वो हायर रहता है उसके अंदर, ओके, हायर साइड में रहता है, तो QPSK यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और बात किसकी हो रही है, बैंड लिमिटेड चैनल की हो रही है, QPSK से बिट रेट हायर रहेगा। उसके बाद 110 पे आते हैं, द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल ऑफ अ पीसीएम सिस्टम डिपेंड ऑन, तो कितने लेवल का क्वांटाइजर है, तो नंबर ऑफ लेवल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, नंबर ऑफ लेवल, ठीक है, नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ क्वांटाइजर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल कितनी होंगी, ओके। और वो हमारा कुछ ऐसे रिलेशन से m हमारा <2 की पावर n, ओके। उसके बाद बात करते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन यूजेस डैश बिट्स पर सैंपल, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है वो केवल 1 बिट, ओके, 1 बिट पर सैंपल वो यूज़ करती है, तो 1 बिट पर सैंपल इफेक्ट है कि डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज 1 बिट पर सैंपल। उसके बाद बात आ रही है कि द मॉड्यूलेशन इनहेरेंटली मोस्ट रेजिस्टेंट, सबसे अच्छे तरीके का मॉड्यूलेशन मोस्ट रेजिस्टेंट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू नॉइज़ की बात कर रहा है, कह सकते हैं कि नॉइज़ इम्यून, मोस्ट नॉइज़ इम्यून टाइप का आपका कौन सा है, पीसीएम है। पीसीएम आपका काफ़ी मायनों में काफ़ी अच्छा है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन आपका मोस्ट नॉइज़ इम्यून भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 115 विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स इज यूज टू डीमॉड्यूलेट अ PAM सिग्नल, तो PAM आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को किससे हम डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो एक लो पास फिल्टर की मदद से उसको डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में कि एक अगर PAM सिग्नल की बात करते हैं तो उसको किससे, एक लो पास फिल्टर की मदद से आप डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद बात हो रही है द मॉड्यूलेशन नॉर्मली यूज विद द डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा के संग मॉड्यूलेशन नॉर्मली कौन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है FM AM SSB, तो आपका SSB सिंगल साइड में, ये आपके डिजिटल नहीं एम्पलीट्यूड एनालॉग टाइप के हो गए, तो यहाँ पे QPSK बचा, तो वही आप डिजिटल के संग यूज़ करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 113 की पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन PPM की बात करें, जब प्रोसेस वेयर, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हमारी पल्सेस जो हैं, जैसे ये पल्सेस हैं, ओके, तो इनकी पोजीशन को हम आगे पीछे करते हैं, मतलब ये जो पूरी ड्यूरेशन है मान लो, तो इसमें आगे पीछे इधर कर देंगे, तो ये आप आगे पीछे कर देंगे, तो ये जो ड्यूरेशन थी आपकी यहाँ से और यहाँ तक, इसी ड्यूरेशन में अब आपकी ये आगे पीछे होगी, तो एम्पलीट्यूड एंड विड्थ ऑफ द पल्स इज केप्ट कांस्टेंट। तो जब यहाँ पे काम हो रहा है पोजीशन पे, तो आपके एम्पलीट्यूड और विड्थ को तो कांस्टेंट रखा जाएगा, व्हाइल द पोजीशन ऑफ ईच पल्स इज वेरीड बाय इंस्टेंटेनियस सैंपल वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव, ओके।
इसी तरीके से जैसे ये डी वाला था, एम्पलीट्यूड एंड विड्थ ऑफ द पल्स आर वेरीड, तो यहाँ पे तो बिल्कुल गलत हो गया था। सैम्पल वैल्यू इज फर्स्ट कोडेड, ये भी नहीं सही है। विड्थ ऑफ द पल्स इज वेरीड एज अ फंक्शन ऑफ सैम्पल वैल्यू, बट यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि एम्पलीट्यूड एंड विड्थ को भी कांस्टेंट रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि सैम्पलिंग रेट इन एनी पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम एक्सकीड्स द डैश द मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी, तो अगर मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी का कितना वो एक्सक्यूट कर जाता है सैम्पलिंग रेट हमारा, तो द ओरिजिनल सिग्नल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड इन द रिसीवर विद द मिनिमम डिस्टॉर्शन, तो कम से कम ट्वाइस आपका होना चाहिए। ओके, ट्वाइस द वैल्यू को, यही नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम भी यही कहती है कि तो ट्वाइस द वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम सैम्पलिंग रेट के। ओके, मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी के, आपका जो सैम्पलिंग रेट है वो मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी के कम से कम दुगना होना चाहिए सैम्पलिंग रेट, तो वो एकदम सही तरीके से बिना मतलब बिना डिस्टॉर्शन के या फिर मिनिमल डिस्टॉर्शन के संग आप अपने सिग्नल को फिर से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 117 पे, कंपेयरिंग डेल्टा मॉड्यूलेशन डीएम विद पीसीएम। ओके, डीएम रिक्वायर्स, तो डीएम और पीसीएम का यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, तो डीएम को क्या क्या चाहिए, एक हायर सैम्पलिंग रेट चाहिए, लीस्ट बैंडविड्थ चाहिए और सिंपल हार्डवेयर चाहिए, तो ये डीएम के हमारे कह सकते हैं वो फायदे हैं। लोअर सैम्पलिंग रेट नहीं, अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 कुछ एक जैसे हैं, तो यहाँ इधर और वाला केस बन गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों में से एक सही होगा, एक तो आपके ऑप्शन में देखो 3 और 4 तो फिर सही होगा, क्योंकि हर ऑप्शन में आपके 3-3 आंसर दिए हैं, तो फिर आप देख लो। अब यहाँ पे 1 और 2 एक साथ कर दिए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है आपका ए। अब बचा 133, ये अच्छी गलती से लिख दिया, ये 133 गलत लिख दिया है, आपका 2, 3, 4 यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में हायर सैम्पलिंग रेट, लीस्ट बैंडविड्थ तो सिंपल हार्डवेयर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है कि डैश फाइंड्स द वैल्यू ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड फॉर ईच सैंपल, तो पीसीएम जो होता है वो ईच सैंपल के लिए वैल्यू ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड को निकालता है। डैश फाइंड्स द चेंज फ्रॉम द, ठीक है, और ये आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन आपका चेंज निकालता है प्रीवियस सैंपल से, तो ये सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे काम कर रहा है ईच सैंपल के, ये प्रीवियस सैंपल से कंपेयर करके काम कर रहा है। तो पीसीएम आपका पहला वाला है जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड से काम कर रहा है, और डेल्टा मॉड्यूलेशन दूसरा वाला है जो आपके प्रीवियस सैंपल से करंट सैंपल को कंपेयर करके काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है आपकी द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल 119 में सिग्नल हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ 500 हर्ट्ज, तो आपकी 500 हर्ट्ज की आपकी बैंडविड्थ है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की बात करी गई है तो वो 600 हर्ट्ज है। व्हाट शुड बी द सैम्पलिंग रेट अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट थ्योरम, तो नाइक्विस्ट थ्योरम के हिसाब से सैम्पलिंग रेट कितना होना चाहिए, तो आपका जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके दुगनी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, आपको लो वाली नहीं लेनी, दोनों में से जो हाई है, तो 2 × 600 आपको लेनी है, तो आपका ये आ गया 1200 सैंपल्स पर सेकेंड। ये क्या पूछ रहा है, सैम्पलिंग रेट, तो सैम्पलिंग रेट सैंपल पर सेकेंड ही होता है। ओके, तो ये आपका FH और FL है। ओके, तो आपको m की जो वैल्यू लेनी है सैम्पलिंग का दर, तो 2FH/m, यहाँ पे m निकालना भी जरूरी है, ये समझेंगे m क्या है, FH/FH - FL का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो इसको जब निकालेंगे 600/500 6/5, तो ये हमारा कितना दे देगा 1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा, केवल 1.2 से छोटी वैल्यू लेनी है। ओके, हम 2 पे नहीं जा सकते कि 1.2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है उसी का जो सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो 1 हो सकती है, तो यहाँ तो डायरेक्ट हो गया। बट किसी किसी क्वेश्चन में ये FH/FH - FL आपका अलग वैल्यू दे सकते हैं, जैसे m अगर 2 हो जाता तो यहाँ पे जो ये सैम्पलिंग दर आता वो केवल 600 के बराबर ही आ जाता। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ, तो स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ की बात कर रहा है, मतलब FH तो अलग दिया है, FH तो उसने 600 दे ही दिया है। ओके, बट उसने ये FH - FL, ये जो बैंडविड्थ होती है, ये बैंडविड्थ उसने 500 हर्ट्ज दी है। अब ये उसने 500 दी है, तो इससे हम FL की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 600 है और ये आपकी सब्ट्रैक्ट होकर 500 आई, तो इसका मतलब है FL आपका कितना होगा 100 होगा। ओके, बट FL का इसके अंदर फॉर्मूले में काम नहीं है, तो ये आपका मिनिमम 100 हर्ट्ज है और 600 हर्ट्ज तक गया है, और ये जो इसकी रेंज है वो 500 है। ओके, तो यहाँ पे m निकालना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ इनकोडिंग आर यूनिपोलर, बाइपोलर और पोलर इनकोडिंग, तो कौन सी आपकी तीनों होती है, यूनिपोलर, बाइपोलर, पोलर। लाइन इनकोडिंग जो होती है वो आपकी यूनिपोलर हो गई, मतलब ये नॉन रिटर्न टू जीरो है। ओके, तो ये आपका इस तरीके से हो गया, ये केवल एक ही तरफ रहती है, तो 1 1 के लिए हाई और बाकी 0 के लिए लो। फिर ये आपका यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो है, मतलब आप उसी 1 में, जैसे ये 1 है इतना, उसी में आधी ड्यूरेशन के लिए आप 0 पे लौट आओगे, फिर अगले वाले में फिर ऊपर जाओगे, फिर 0 पे लौट आओगे आधे ड्यूरेशन के लिए, तो रिटर्न टू जीरो ये हो गया। बाईपोलर क्या हो गया, और ये भी रिटर्न टू जीरो है, तो इसी की तरह करेंगे, बट क्या होगा कि एक आप ऊपर करोगे, दूसरा आप नीचे करोगे। ओके, मतलब एक जैसे ये पहला वाला 1 है, इसके लिए आपने ऊपर बनाया है इसको,
और इस वाले वन के लिए आपने नीचे बनाया, फिर ऑल्टरनेट करते रहोगे। अगली बार जब भी कोई बनाएगा तो वो ऊपर बना, उसके बाद फिर अगली बार ये वन आया तो वो नीचे बन गया, तो ये बाईपोलर हो गया और रिटर्न टू जीरो। और इसको ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन भी बोलते हैं, AMI, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। उसके बाद 122 पे आते हैं पोलर रिटर्न टू जीरो। ये सिंपल पोलर रिटर्न टू जीरो है, रिटर्न टू जीरो है तो ये आधे आधे में बटेगा, और ये आपका पोलर सिर्फ पोलर बोला या फिर इसको बाईपोलर भी बोल सकते हैं। तो ये जो यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो था उसी का ये हो गया बाईपोलर रिटर्न टू जीरो, तो ये आपका पोलर बोलते हैं सिर्फ इसको। ओके, तो इसमें ये ऊपर हो गया, बट यहाँ पे क्या है, पोलर का मतलब है आप इसमें जीरो के लिए भी यूज़ करोगे, यहाँ जीरो के लिए भी आप हाई ये शो करोगे, बट उसको आप एक्सेस के नीचे शो करोगे। ये जीरो के लिए शो है, फिर ये जीरो के लिए शो है, फिर ये जीरो के लिए है, और इसके बाद का जो स्पेस है ये पूरा स्पेस जीरो का है, बट इसको आधे को हाई दिखाया, आधे को रिटर्न टू जीरो करा दिया इस वजह से। ओके, तो ये आपके यूनिपोलर एनआरजेड, ठीक है। पहले रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो समझ लो, उसके बाद यूनिपोलर समझ लो, बाईपोलर समझ लो, और पोलर है तो उसमें जीरो को भी आप नीचे भेजोगे और वन तो ऊपर रहेगा ही। और बाईपोलर रिटर्न टू जीरो का क्या है, यहाँ पे जीरो का कोई काम नहीं है, पर आपका जो वन है वही एक बार में ऊपर बनेगा, अगली बार वो नीचे बनेगा, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। फिर आता है कि PCM इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो एनालॉग का कन्वर्जन हम डिजिटल में करते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन करके, ये तो सिंपल सी चीज़ थी। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज नॉट यूज एज अ फ्रीक्वेंसी डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। तो कौन सा एज अ डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, तो ये आपका सैंपल और होल्ड सर्किट नहीं यूज होता है, ठीक है, नॉट यूज्ड, सैंपल एंड होल्ड। बाकी आपका डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर की तरह इसके में ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं, और काउंटर को यूज़ कर सकते हैं, और ऑसिलेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केवल आपका सैंपल एंड होल्ड जो सर्किट है वो डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि PCM इज यूज फॉर सिग्नल एम्पलीट्यूड ऑफ ईच सैंपल, वेयर एज DM डेल्टा मॉड्यूलेशन इज यूज टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द लास्ट वन सैंपल। तो पिछले सैंपल से अगर कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल्टा मॉड्यूलेशन, और अगर उसी सैंपल के एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो PCM। ओके, तो यहाँ पे फिर आते हैं 125 पे, पहले देख लेते हैं 125 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज एज अ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका मक्स जो होता है मल्टीप्लेक्सर आपका डिजिटल सर्किट में। ओके, ये आपका क्या होता है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर होता है, जो एक आइडियल केस की बात करें, पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे बात करिए उन्होंने इसी का उल्टा कि सीरियल को पैरेलल में कौन कन्वर्ट करेगा, तो इसका उल्टा क्या हो गया, डीमक्स। तो यूजली तो हम बात करते हैं मक्स की, बट जैसे कभी कभी UPPCL JEE में पूछ लिया था कि आपको सीरियल से पैरेलल में कौन कन्वर्ट करके देगा, उसका उल्टा, तो वो आपको डीमक्स करके देगा। तो डीमल्टीप्लेक्सर आपका यहाँ पे हो गया। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की 121 की, कि इफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 500 हर्ट्ज, सेम क्वेश्चन है जो भी ऊपर आया था। ओके, सेम एज ये क्वेश्चन हो गया। 500 हर्ट्ज बैंडविड्थ का मतलब FH माइनस FL 500 है। फिर कह रहा है विच इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो 600 हर्ट्ज है, तो फिर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है कि 100 हर्ट्ज। तो सैम्पलिंग रेट क्या होना चाहिए, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का दुगना होना चाहिए। ओके, तो सैम्पलिंग रेट आपका हो जाएगा 1200 सैंपल्स पर सेकेंड। तो ये सेम क्वेश्चन है जो ऊपर आया था, तो 125 हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बात कर रहा है कि 4 मैसेज बैंड लिमिटेड टू F, 2F, 3F, 4 मैसेज को हमने इन पे बैंड लिमिट किया है, रेस्पेक्टिवली आर टू बी मल्टीप्लेक्स यूजिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इनको हमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के हिसाब से मल्टीप्लेक्स करना है। तो मिनिमम बैंडविड्थ कितनी चाहिए रहेगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सम कर दो, ठीक है, सम कर दो। तो सम क्या हो जाएगा, FF, 2F मतलब 4F और 3 7F। यहाँ पे मिनिमम बैंडविड्थ जो आपको चाहिए रहेगी वो 7F चाहिए रहेगी। ओके, तो यही चीज़ करिए कि RB आपका जो है FS1, ठीक है, सबका सम है, और इसमें आपने फिर 2 टाइम्स कर दिया है, पर बैंडविड्थ निकालते वक्त फिर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्या है कि आप डायरेक्ट ऐड कर दो इसको सबको, तो 7F आपको मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड चाहिए रहेगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 कि व्हेन द बिट्स नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इन अ PCM सिस्टम इज इंक्रीज बाई 2। तो नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल को हमने 2 से बढ़ा दिया। द इम्प्रूवमेंट इन द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इन DB। तो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो S/N का जो रेशियो है इन DB में क्या आपका चेंजेस आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पे S/N DB का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू 1.76 प्लस 6 इंटू N DB। तो ये कॉन्स्टेंट आपको याद रखना है। N जो है वो आपका किसके संग मल्टीप्लाई हो रहा है ये याद रखना है, तो 1.76 प्लस 6N DB। तो जो पहला है वो तो एग्जैक्ट ही हो जाएगा 1.76 प्लस 6N। दूसरे में हमने क्या किया है, इस N को N+2 से रिप्लेस कर दिया है, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा 1.6 प्लस 6N और प्लस 12।
ओके, ये जो एक्स्ट्रा 2 ऐड हो रहा है ये 6 से मल्टीप्लाई होकर अलग से 12 दे देगा। तो आप जब इसको दूसरे वाले से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये 2 से 1 को, तो केवल आपका क्या बचेगा, 12 बचेगा, और वही आपका डीबी में बचेगा। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, जो फॉर्मूला है S/N dB, तो आप इसमें तुरंत कर सकते हो। n को n+2 रखोगे और बाकी सारी चीज़ें तो रिपीट हो जाएंगी, जो +2 वाला कंपोनेंट है वो आपको 6 दूनी 12 दे देगा, तो ये आंसर भी 12 ही आ जाएगा इससे। ओके, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। उसके बाद ये तो हो गया 7F। फिर बात करते हैं द यूज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लीड्स टू। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका SNR इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन SNR फॉर सिग्नल लेवल। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो आपका बढ़ जाएगा अगर आप नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 131। यहाँ पे क्या कह रहा था, मेन डिसएडवांटेज ऑफ PCM। PCM का एक डिसएडवांटेज है और मेनली एक मेजर एक ही डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बैंडविड्थ की वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ये PCM का डिसएडवांटेज है। बाकी आपका PCM सबसे अच्छा नॉइज इम्यून होता है, ये भी पॉइंट है। तो ये आपका एक अकेला डिसएडवांटेज हो गया PCM का। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बचा है 126। यहाँ पे क्या बात, अच्छा ये तो हमने देख लिया जिसमें ये चारों को ऐड करना है। फिर आते हैं 127 पे, द नाइक्व सैम्पलिंग इंटरवल। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ओके, वैल्यू चेंज हो जाएंगी बट आपको सिंक फंक्शन दिए हैं, एक ये दिया है एक ये दिया है। अब दोनों से आप क्या निकालो, फ्रिक्वेंसी को निकालो। तो ये क्या हो गया आपका 700 यहाँ से निकलेगा ओमेगा, और 500 यहाँ से निकलेगा। अब आपको क्या करना है 700, 500 चूज मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू को चूज करना है। ओके, तो मिनिमम वाले को नहीं, मैक्सिमम वाले को, दोनों में से। ओके, मैक्सिमम वाले को आपने चूज़ किया तो मैक्सिमम वाले को, और आंसर उसी का आपका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, या रेसिप्रोकल बोले तो ये आपका हो गया। तो इसका आंसर जो नाइक्व सैम्पलिंग इंटरवल पूछ रहा है तो आपका 1/700 हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट हो गया ट्रिक के हिसाब से। बाकी क्या है, सिंक्स फंक्शन हमारा sin πx, πpx और πx इस तरीके से है। तो ये हमारा sin π 700t और π 700t इस तरीके से कर देंगे। और इसमें से जब आप ये कॉमन लेंगे, ये तो उसमें से फिर आप कॉमन जब लेंगे तो आप 700t को लेंगे। ओके, तो बैंडविड्थ आपका कितना हो गया 2FM, 700 इसके इक्वल है तो t हो गया 1/2FM। तो ये तो आपका डिटेल को छोड़ के नॉर्मल है। आपको इस तरीके से फंक्शन में सिंक या साइन या किसी तरीके का कॉस फंक्शन दिया है, उसमें से ओमेगा निकालो अलग अलग सबका, और मैक्सिमम वाले को लो उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो ये आपका आंसर हो गया सॉल्व करने का इस तरीके के क्वेश्चन का। ये क्या निकाला हमने, नाइक्व सैम्पलिंग इंटरवल निकाला है। उसके बाद पहले देखते हैं 136। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन PCM सिस्टम इफ वी इंक्रीज द क्वांटाइजेशन लेवल फ्रॉम 2 to 8, ये तो हम देख चुके हैं 2⁻1 से 2⁻3, तो ट्रिपल हो जाएगा आपका। तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आपकी ट्रिपल हो जाएगी। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे 132 हाउ टू फाइंड बिट रेट। ये क्वेश्चन है बिट रेट को निकालने का। ठीक है, बिट रेट यहाँ पे क्या कह रहा है, अ 4 kHz सिग्नल इज टू बी सेंट ऑन द लाइन यूजिंग 10 बिट PCM। तो कितनी 10 बिट PCM को यूज करके 4 kHz के सिग्नल को भेजना है, बिट रेट आपको बताना है। तो बिट रेट का फॉर्मूला RB इक्वल टू आपका n/TS। एफ मैक्सिमम आपका कितना है 4 kHz। तो यहाँ पे नाइक्विस्ट रेट जो हम निकालेंगे वो कितना आएगा 1/TS, कितना आएगा 2 × F। ठीक है, F मैक्स, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी उसका दुगना, तो 8 kHz आ गया, 4 से 8। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे 1/TS क्या हो गया 8000 सैंपल्स पर सेकेंड। तो ये आपका n/TS, तो ये 8000 में आपका 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ 4 kHz से आया 8 kHz, 8 kHz से 8000, 8000 से आपका 80000, इसमें 10 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपका 80 kHz हो गया। तो 80 kHz बोलो या फिर 80 किलोबाइट प्रति सेकेंड, ये आपका बिट रेट हो गया 80 kbps। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो ये जो 4 kHz है पहले इसको दुगना करो 8, और 8 में इसको 10 बिट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डायरेक्ट बिट रेट निकल आएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज डिजिटल। तो डिजिटल बार बार जहाँ भी पूछेगा आपका केवल पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, बाकी ये तीनों नहीं है डिजिटल। ओके, ठीक है, सिस्टम की बात हो रही है, ये डिजिटल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बट ये डिजिटल नहीं है। उसके बाद 137 पे आते हैं द मॉड्यूलेशन सिस्टम इनहेरेंटली मोस्ट नॉइज रेजिस्टेंट, जिसकी हम बात बार बार कर चुके हैं। तो आपका PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन आपका सबसे ज़्यादा नॉइज रेजिस्टेंट होता है। फिर बात कर रहे हैं कि बाई डबलिंग द सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, तो क्वांटाइजेशन नॉइज का क्या होगा हमारा इंक्रीज डिक्रीज और बाई 3 dB। तो अगर हम इसको FS को डबल कर देंगे तो जो क्वांटाइजेशन नॉइज है हमारा वो 3 dB से कम हो जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन है कि पहला ये है, दूसरा ये है, यहाँ पे हमने 1/2 कर दिया, ये 2 के इक्वल आ गया।
तो अब उसका क्योंकि dB में हमें देखना है तो 10 log और इसकी वैल्यू 1/2, ये 10 log 1/2 लगभग आपका -3 dB हो गया। ओके, तो -3 का मतलब डिक्रीज, तो सीधे से आंसर हो गया कि क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगी 3 dB से। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं जो कि 134। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड 32 लेवल PCM। तो 32 लेवल का सीधे से आप दिमाग लगाओगे, 32 क्या है, 2⁵ है, तो आपको 5 बिट्स चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि कम्युनिकेशन, डिजिटल और आपका रैंडम कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाता है। इसमें ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर आप 2⁵n, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस कह नहीं सकते 2⁵n। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इन PCM सिस्टम ऑफ टेलीमेट्री, तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि टेलीमेट्री में PCM यूज़ होता है। तो क्वांटाइजेशन नॉइज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल पे हमारा क्वांटाइजेशन नॉइज इस्तेमाल होता है। यही क्वेश्चन BSNL 2015 में पूछा और DMR से 2014 में पूछा है। तो PCM सिस्टम ऑफ टेलीमेट्री में क्वांटाइजेशन नॉइज अपार हमारा नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल कितनी होंगी उस पर डिपेंड करता है क्वांटाइजेशन नॉइज। फिर ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ एम मॉड्यूलेटर के क्वेश्चन है। 2 रजिस्टर R1 और R2 इन ओम्स, टेम्परेचर T1 और T2 केल्विन रेस्पेक्टिवली पे यूज होते हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर क्या होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर की बात अगर हो रही है तो ये आपका R1 T1 प्लस R2 T2 और अपॉन R1 प्लस R2, तो इसके इक्वल होगा। ओके, तो R1 में T1 मल्टीप्लाई प्लस R2 में T2 और अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर होगा अगर आपके 2 रजिस्टर है और उनका खुद का अलग अलग एक टेम्परेचर है केल्विन में। तो R1 T1 प्लस R2 T2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आपको फाइनली T इक्विवेलेंट इस तरीके से दिया है। यहाँ क्वेश्चन है 143 कि DSB SC सिग्नल डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल कैन बी डिमॉड्यूलेटेड यूजिंग, तो इसको डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं कैसे, यूजिंग अ सिंक्रोनस डिटेक्टर की मदद से। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या नहीं होगा, फेज शिफ्ट डिस्क्रिमिनेटर नहीं, एनवेलप डिटेक्टर नहीं, लो पास फिल्टर नहीं, तो सिंक्रोनस डिटेक्टर से हम DSB SC को आप डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि अ साइन वेव इज अप्लाइड टू अ बैलेंस मॉड्यूलेटर, द पीक आउटपुट एनवेलप पावर इज 1000 टाइम्स द मिनिमम आउटपुट एनवेलप पावर। तो जो पीक आउटपुट एनवेलप पावर है वो जो मिनिमम आउटपुट एनवेलप पावर है उससे, मतलब पीक की वैल्यू मिनिमम से 1000 गुना ज़्यादा है। एस्टिमेट द कैरियर सप्रेशन इन DBC, तो DBC में आप कैरियर सप्रेशन करना है, तो 1000 जो है तो उसको आप, इसका आंसर कैसा होता है 10 log P, इसमें आप 10 log P में P की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे जो बात पावर की हो रही है कि पावर 1 गुना ज़्यादा है, 1000 गुना, तो 10 log और आपका 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 की पावर 3 चला जाएगा बाहर, और 10 log 10 बेस 10 आपका आ जाएगा 1। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 1000 है ये क्या बन जाएगा आपका 10 log 10 की पावर 3, 3 चला गया बाहर, ये हो गया 30 log 10, और ये बेस 10 में होता है तो ये बन जाएगा आपका 1, तो ये दे देगा 30 आपका डायरेक्ट। ओके, उसके बाद आपका ये हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले 144 देख लेते हैं। रिंग मॉड्यूलेटर की बात कर रहा है, इज जनरली यूज फॉर जनरेटिंग, तो रिंग मॉड्यूलेटर की मदद से हम DSB SC को जनरेट कर सकते हैं। ओके, रिंग मॉड्यूलेटर की मदद से, और यहाँ पर DSB SC को हम डिमॉड्यूलेट कैसे करते हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर की मदद से, और इसको जनरेट कैसे कर सकते हैं, रिंग मॉड्यूलेटर की मदद से। अब यहाँ पे डेल्टा मॉड्यूलेशन किसकी इक्वल है, आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन या DPCM, तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन के इक्वल हो गया आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन। DM और DPCM एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन ये, वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर डायोड्स इज रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमिटेड सिग्नल्स, दिस इज रिफर्ड टू एज, तो ये डायोड का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि रिकवर करना सिग्नल से इन्फॉर्मेशन को, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये सिंपल भाषा में आपका डिमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, कि अब PCM सिस्टम यूजेज अ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, चलो ऊपर कर लेते हैं। एक PCM सिस्टम है वो यूनिफॉर्म क्वांटाइजर को यूज़ करता है, विच हैज़ रेंज -V से V वोल्ट एंड इज फॉलोड बाई ए 7-bit बाइनरी इनकोडर, एक 7-bit बाइनरी इनकोडर से इसको फॉलो किया है। अ जीरो मीन सिग्नल अप्लाइड टू द क्वांटाइजर एक्सटेंड्स ओवर इट्स इंटायर रेंज एंड एज यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या कहा, एक जीरो मीन सिग्नल की बात करी है जो कि हमने क्वांटाइजर पे अप्लाई किया, जो कि उसकी रेंज को, इंटायर रेंज को बढ़ा देता है और उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को यूनिफॉर्म कर देता है। क्या, एक जीरो मीन सिग्नल। फिर बात करिए द रेशियो ऑफ द सिग्नल पावर ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइज पावर एट द आउटपुट ऑफ द क्वांटाइजर इज, तो सिग्नल नॉइज पावर की आउटपुट पे क्या रेशियो होगा ये हमें बताना है। द रेशियो ऑफ द सिग्नल नॉइज पावर ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइज एट द आउटपुट ऑफ द क्वांटाइजर इज, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। टेक 10 to log 2 बेस 10 आपका 0.3, तो log 2 सिंपली 0.3 बताया कि इसको ले लो।
तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो उन्होंने पहले क्या कहा है आपका दिया है, ठीक है, 7 बिट दे दिया है, -V से V दिया है, और तो कुछ दिया नहीं है। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो आप सिंपली ले लो 6 वोल्ट dB में। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया है 7, मतलब ये क्या है 6 × V, ओके 6 × V dB। तो ये वैल्यू यूज़ करनी है बकायदा आपको S/N dB में, ओके dB में। तो 6 × V आप जो भी है उसको लगा दो, V7 है तो ये 42 dB आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो 7 दिया है 7 बिट, इसमें आपको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये DRDO का क्वेश्चन है, तो इस 7 बिट को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आपका 42 dB बन जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं 146 पे कि डी एम्फेसिस सर्किट इट यूज। तो डी एम्फेसिस सर्किट का हम क्यों यूज़ करते हैं, एक होता है प्री एम्फेसिस, एक डी एम्फेसिस। अटेन्यूएट हाई फ्रिक्वेंसी, देखो एक बात समझो, डी एम्फेसिस जो है और आपका प्री एम्फेसिस जो है दोनों ही हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। ओके, हाई फ्रिक्वेंसीज पे वर्क करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ वर्क करते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज पे दोनों। एक क्या करता है आपका, ये अटेन्यूएट कर देता है, और ये दूसरा प्री एम्फेसिस आपका क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो डी एम्फेसिस सर्किट इज यूज टू अटेन्यूएट हाई फ्रिक्वेंसीज। उसके बाद क्या है, इसका इस्तेमाल होता कहाँ है, तो यूज ऑफ सर्किट डी एम्फेसिस इज आफ्टर डिटेक्शन। सो इसका डिमोडुलेटर में यूज होता है। तो पहले आप FM डिमोडुलेटर लगाते हो, पहले आप डिटेक्ट करते हो सिग्नल को, उसके बाद उसको डी एम्फेसाइज करते हो। ओके, तो उसको अटेन्यूएट करते हो, उसके अंदर से क्या होता है, नॉइज निकल जाती है। अब जैसे ये आ गया, ये तो ये है कि डी एम्फेसिस आफ्टर डिटेक्शन और फॉर हाई फ्रिक्वेंसीज। फिर प्री एम्फेसिस की बात करिए, प्री एम्फेसिस की जो बात है, तो प्री एम्फेसिस इज यूज टू एम्पलीफाई हाई फ्रिक्वेंसीज। दोनों ही हाई फ्रिक्वेंसीज पे काम करते हैं, ये मैंने पहले ही कह दिया, और ये एम्पलीफाई करते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज को। फिर यूज ऑफ प्री एम्फेसिस फॉर एम्पलीफाई हाई फ्रिक्वेंसी, ये तो सेम आ गया। ओके, और डी एम्फेसिस सर्किट इज यूज आफ्टर डिटेक्शन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस के थे, ये सेटिंग के अंदर डिमोडुलेशन ऑफ FM वेव है। उसके बाद आते हैं ट्रांसमीटर पे।